नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। ग्रुप डी का फॉर्म आ गया है और बार बार इस बात को लेकर के आपको हिदायत किया जा रहा है, क्योंकि पिछला बार बहुत लोग इस चीज को लेकर के परेशान हुए हैं और बार बार हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी गलती मत कीजिएगा कि आज फॉर्म भर के और जम के तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा और एग्जाम से एक महीने पहले आपको पता चले कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो उसी को लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक पॉइंट आपको इसमें डिस्कस कर देंगे कि किस स्टेज में क्या नहीं रहने पे आपका फॉर्म इस बार 100% रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पिछला बार जो अभी ज्वाइनिंग चल रहा है जिन लोगों का, उनका डीबी में बहुत दिक्कत आ रहा है। इसीलिए इस बार रेलवे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है डॉक्यूमेंट को लेकर के और साफ साफ बार बार नोटिफाई कर रहा है कि फॉर्म ही रिजेक्ट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। तो एक एक चीज को लेकर के बात करेंगे। आपको पता है कि ग्रुप डी का आपका फॉर्म आ चुका है। आपका 31 जनवरी से आपका फॉर्म जो है शुरू हो चुका है भरने के लिए। 2 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। इसको बीच में हम कहेंगे मतलब कि 15 फरवरी के आसपास आप भर लीजिएगा। आपको अगर सेफ जोन के बारे में जानना है कि क्या जोन बढ़िया रहेगा, कहीं ना कहीं भी थोड़ा सा फैक्टर करता है। अगर आप ढंग से डिसाइड करके डालते हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर देंगे। आपका लास्ट डेट फी पेमेंट का 4 मार्च रहेगा। करेक्शन डेट जो रहेगा वो 5 से 14 रहेगा। एग्जाम फॉर्म भरते समय इतना बढ़िया से ध्यान देके फॉर्म भरिएगा कि करेक्शन डेट जो है इसका जरूरत आपको ना पड़े। क्योंकि बार बार कहते हैं आप लोग, बार बार फॉर्म भरने के बाद सर ई मिस्टेक हो गया है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। भाई क्यों हो गया है? एक फॉर्म भरना, वो भी 100% अगर आप सही से नहीं भर पा रहे हैं, फिर कैसे आपसे सरकार उम्मीद कर सकती है कि आप सही से जॉब करेंगे। तो इसलिए ऐसा मिस्टेक मत कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा पॉइंट बना के हमने लेके आया, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे पूरा एक एक पॉइंट हम आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो आपका फी पेमेंट जो रहने वाला है वो 500 रहने वाला है जनरल और ओबीसी का। बाकी लोगों का 250 रहने वाला है। आपका एग्जाम होने के बाद 400, आप जिसका 500 लगेगा उसका 400 रिफंड हो जाएगा और जिसका 250 लगेगा उसका 250 रिफंड हो जाएगा। लगभग रिफंड हो जाता है। कुछ लोग शिकायत करेंगे कि रिफंड आता नहीं है, तो फॉर्म भरते समय या तो आपका अकाउंट में दिक्कत होगा या कहीं आप समस्या क्रिएट किए होंगे, तभी रिफंड नहीं आता है। नहीं तो लगभग लगभग रिफंड आ जाता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो जो आपका मिनिमम एज होने वाला है वो तो आपका 18 रहने वाला है और मैक्सिमम एज आपका 33 रहने वाला है जनरल का। बाकी कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलेगा। बाकी जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा था वो लगभग दब के रह गया है और आपका फॉर्म शुरू हो गया है। तो अब हम कहेंगे कि जो 33 से पार कर चुके हैं वो कोई और फॉर्म देख ले और उसका तैयारी करें, क्योंकि ग्रुप डी का ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी का फॉर्म भरने से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, अच्छा खासा फाइट है। टोटल पोस्ट जो है आपका 22,195 निकल के आया है। बाकी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। अगर इसका एग्जाम प्रोसेस का बात करें तो थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि अगर आप एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करते हैं तो आपका रिटर्न का काम हो जाता है। उसके बाद पीईटी होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, आराम होता है। उसके बाद अगर आप जेन्युइन तरीके से गए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आएगा नहीं और मेडिकल आप फिट ही होंगे, तभी जाकर के इसमें लगे होंगे। बाकी यहां से आगे बढ़ेंगे तो अगर हम इसका सिलेबस का बात करें तो साइंस का आपका 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 और रीजनिंग का 30 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन रहता है। हम कहते हैं कि इन तीनों पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा और सबसे ज्यादा टाइम इन तीनों पे दीजिएगा, जिसमें से इन दो को 100% टारगेट करके चलना होगा और यही रिजल्ट लाता है। ठीक है। इसको लेकर के ज्यादा टाइम व्यर्थ मत कीजिएगा, क्योंकि इसको कितना भी कर लीजिएगा तो 20 में 20 आप नहीं करके आइएगा। लेकिन अगर इस पे बढ़िया से टाइम देते हैं, 25 में 25 करके आइएगा। इस पे बढ़िया से टाइम दीजिएगा, 30 में 30 करके आइएगा। इस पे भी टाइम ठीक ठाक दीजिएगा तो 15 के आसपास कर लीजिएगा आसानी से। लेकिन इसमें 10 भी करना मुश्किल होगा, अच्छा खासा टाइम देने के बाद भी। जो सिनेरियो चल रहा है अभी रेलवे का, वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, सब में यही हाल है। बात समझ में आ गया? तो जहां टाइम दीजिएगा जहां से आपका स्कोर हो जाए। आगे हम अगर पॉइंट का बात करें तो किस पॉइंट को लेकर के हम है, तो सबसे पहले आप लोग का है कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसके लिए जरूरी है। तो एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल उम्मीदवारों के लिए। जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका फॉर्मेट को लेकर के आप लोग परेशान हैं। तो भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो मान्य फॉर्मेट होगा
राज्य सरकार द्वारा जारी, लेकिन केंद्र सरकार के लिए वैध होना चाहिए। बहुत जगह ऐसा है कि स्टेट में उस पे आपको छूट मिला हुआ है, लेकिन सेंट्रल में उस पे छूट नहीं मिला हुआ है, तो वहां पे काम नहीं करेगा स्टेट वाला। आरआरबी नोटिफिकेशन में दिया गया जो फॉर्मेट है, अगर वो रहता है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कौन जारी करेगा? जारी आपका एसडीएम, एसडीओ, डीएम, एडीएम करना चाहिए, तहसीलदार करना चाहिए, पंचायत या मुखिया का विकास सर्टिफिकेट लिखवा के काम चला लेते हैं लोग। तो ऐसा नहीं होने वाला है, फॉर्म हो जाएगा आपका रिजेक्ट, और उसके बाद बजाएंगे आप झाल। तो ऐसा मत कीजिएगा, अभी भी टाइम है, 15 दिन में कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। आप बनवा के ही फॉर्म डालिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहां से, तो आपका ओबीसी एनसीएल जो होते हैं उनके लिए खास है कि उस पे नॉन क्रीमी लेयर लिखा होना चाहिए साफ साफ। अगर नहीं लिखा है तो आपका फॉर्म होगा रिजेक्ट। सेंट्रल लिस्ट में जाति का नाम होना चाहिए। बहुत जगह ऐसा है कि कुछ जात को स्टेट गवर्नमेंट में तो छूट मिला हुआ है, लेकिन सेंट्रल में नहीं मिला हुआ है। तो अगर सेंट्रल लिस्ट में आपके जाति का नाम नहीं है तो फिर आप सेलेक्ट ही मत कीजिए। बहुत जगह होता क्या है कि अभी हमारा ओबीसी है, मान लेते हैं कि आप ओबीसी में हैं, आपने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया कि आप ओबीसी सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आपके पास अभी तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं है, बाद में आप बनवा नहीं पाए, आप सोचे कि छोड़ो हटाओ हम फाइट बढ़िया कर लेंगे, हमको जनरल से काउंट कर लिया जाएगा। अभी तक यही होता था कि अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप उस समय सर्टिफिकेट नहीं पुट कर रहे हैं तो आप जनरल से काउंट होंगे, लेकिन अब नहीं होंगे। अब आप सीधा सीधा आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। बात समझ में आया? अगर आपको जनरल से जाना है तो फॉर्म भरते समय ही जनरल सेलेक्ट कीजिएगा, आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। सर्टिफिकेट की वैधता आपका आमतौर पर 1 साल माना जाता है, इसमें भी वही माना गया है कि आपका 1 साल होना चाहिए। बात समझ में आ गया? राज्य का ओबीसी सर्टिफिकेट लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म में होना जरूरी है। बात समझ में आ गया? सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा होना चाहिए जो कि एकदम स्पष्ट दिखाई दे? तो आपका नाम, पिताजी का नाम, कास्ट का नाम, कैटेगरी का नाम, और जो अधिकारी आपका मुहर लगाएगा, हस्ताक्षर और जारी करने का डेट, ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। बात समझ में आ गया? कब दिखाना होगा? तो आपका डीबी के टाइम दिखाना होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी भर दे रहे हैं, उस समय बनवा लेंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। आप अभी भर के अभी बनवा लीजिए और उसके बाद ही भरिए, ठीक है। नहीं तो फॉर्म होगा रिजेक्ट, फिर आप बजाएंगे झाल, फिर कहेंगे अरे सर। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। उम्मीद है आप बात को समझेंगे, क्योंकि तैयारी आपका करना एक फैक्टर, मेन फैक्टर है कि तैयारी आपसे आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन साथ ही आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचने के लिए बहुत सारा फैक्टर काम करता है, और उसमें से एक फैक्टर ये भी निकल के आता है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।